नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जनसदन में आप सभी का स्वागत है। उपचुनाव उत्तराखंड में भी था, बागेश्वर में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया, लेकिन एक मैसेज इस चुनाव को लेकर के था कि उत्तराखंड में इस चुनाव को ये माना जा रहा है कि लोकसभा का सेमीफाइनल है। तो परिणाम बताएगा उस सेमीफाइनल में जीत किसकी हुई। लेकिन जो मतदान वहां हुआ है वह मतदान दोनों पार्टियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। 50 और 55 के बीच में मतदान होने की संभावना है। अभी तक सरकारी रूप से, आधिकारिक रूप से पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 55% मतदान हुआ है। भाजपा को ये डर सता रहा है कि उसके वोटर बाहर नहीं है, और कांग्रेस ये मान के चल रही है कि खाली भाजपा के लोग निकले और उन्होंने वोट दिया। दोनों पार्टियां असमंजस की स्थिति में। लेकिन जो हमने आपसे कहा कि लोकसभा का सेमीफाइनल मान के चला जा रहा है, हम उसी पे चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि उत्तराखंड में 5 ही लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन उस 5 ही लोकसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लेती है, ये माना जाता है कि उस 5 सीट को भारतीय जनता पार्टी 50 सीट की तरह लेती है। उत्तराखंड में सारे भाजपा के बड़े नेता बड़े सजग रहते हैं, संभल के चलते हैं। कभी कभी ये लगता है केवल 5 सीट की बात नहीं होती है, उत्तराखंड का एक होता है, दिखाना चाहते हैं कि उत्तराखंड में अपने आप को स्टेब्लिश कर रहे हैं, स्थापित हैं, और एक रोल मॉडल के रूप में पूरे देश में ले जाना चाहते हैं। अच्छी बात है, उसका उत्तराखंड को फायदा भी मिलना चाहिए, और मिलता भी है जब आप उत्तराखंड में प्रधानमंत्री खुद हर मन से चर्चा करते हैं। लेकिन ये जो एक चर्चा मुख्य रूप से है कि लोकसभा का सेमीफाइनल था क्या बागेश्वर, उसी से चर्चा करेंगे, क्योंकि संपन्न हो चुका है वहां का उपचुनाव। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विशाल गुप्ता जी हैं। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस वरिष्ठ नेता मोहन काला जी हैं। मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है। और इन दोनों लोगों के साथ उत्तराखंड की नब्ज को समझने वाले राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ नरेंद्र सिंह जी। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के पास चलूंगा, क्योंकि मतदान का जो प्रतिशत है उस पर चर्चा जरूर करनी चाहिए। हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों कैसे लेती है। सबसे पहले हम विशाल गुप्ता जी, ये जो अभी तक आधिकारिक रूप से तो पूरी जानकारी नहीं आई है, लेकिन जो का प्रतिशत है कम हुआ, पहली बार हमारी समझ से इतना कम मतदान हुआ है, कैसे भाजपा देख रही है? उसका पीछे बहुत बड़ा रीजन है। अभी तक जो चुनाव हुए वहाँ पे सर्दियों के समय के अनुसार हुए, सर्दियों में होते थे। आज इस बार पहली बार इतनी तेज गर्मी के अंदर चुनाव की प्रक्रिया आई है, वो भी एक दुर्घटनावश। हमारे चंदन रामदास जी हमारे बीच में नहीं रहे, नहीं तो उनके कार्यकाल 2027 तक रहता, और कार्यकाल में उनका ध्यान हो गया। उनके सिंपैथी में, उनके समर्थन में, उनके किए गए कार्यों के सरोकार के लिए जनता ने अपना मत प्रतिशत दिया। और वहां पे इस समय खेती का समय भी है, आलू का है, राजमा का है, और अपना चुराई का है, व्यवसाय केंद्र है सबके, और आपदा का केंद्र बिंदु रहा है। बहुत बड़ी आपदा से जूझा है। सावन का महीना निकला है, सब लोग अपने व्यस्त हैं, लेकिन जो वोटर है, जो सिंपैथी वोटर है, जो भारतीय जनता पार्टी आम कार्यकर्ता और जो जनता के सरकार के लिए कार्य माननीय चंदन रामदास जी ने किए, उन पे आज अपना मत दिया है। और उसी के माध्यम से हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 8 तारीख को उनकी जो मशीनें हैं उनमें कमल खिले, इसी भावनाओं के साथ हम विश्वास के साथ। लेकिन विशाल, ये माना जाता है कि वोट प्रतिशत अगर कम हुआ है, और अगर हम बागेश्वर की बात करते हैं तो आज तक के जितने चुनाव हुए हैं, सब चुनाव में सबसे कम मतदान आज हुआ है। ये माना जाता है कि सत्ता में जो पार्टी बैठी हुई है उससे लोग नाराज थे, इसलिए वोट देने नहीं निकले। मैं आपके पास लौटूंगा, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है, और भारतीय जनता पार्टी भी असमंजस की स्थिति में कि कैसे ले। हम चलते हैं मोहन काला जी के पास। मोहन काला जी,
मुझे अगर कहना तो मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस भी डरी हुई है इस मत प्रतिशत को लेकर, लेकिन मैं कांग्रेस से जानना चाहूंगा कि ये जो मत प्रतिशत कम हुआ है, आप भी जानते हो कि अभी तक का ये सबसे कम मत प्रतिशत है, कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है? विशाल जी ने तो कह दिया कि हम जीतने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कैसे ले रही है? देखिए, भाजपा का तो काम है कहना कि हम जीतने जा रहे हैं, क्योंकि यही भाजपा है जो कह रही थी हम हिमाचल भी जीतने जा रहे हैं, यही भाजपा है जो कह रही थी हम कर्नाटक भी जीतने जा रहे हैं, यही भाजपा थी जो इससे पहले कह रही थी कि मध्य प्रदेश भी जीतने जा रहे हैं, और ऐसे ही आज बागेश्वर को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम जीतने जा रहे हैं। और अगर मैं आपसे 2012, 2002 के बाद में 2012, 2017 और 2022 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, तो मुझे लगता है कि बागेश्वर उपचुनाव का जो प्रतिशत है, ये अभी हम राउंड फिगर में लगा रहे हैं कि 55%, पर जो रियल अपडेट जो बागेश्वर से अभी तक की है, क्योंकि अभी तक वोटिंग चल रही है, वो कहना ये है कि 50 और 52 के आसपास में कहीं ना कहीं हम जा रहे हैं। तो अब ये देखना, ये कहना और ये बताने के लिए काफी है कि पिछले 20 सालों से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे जो स्वर्गीय मंत्री जी जो सरकार में रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के चंदन रामदास जी, उनके प्रति कहें या भारतीय जनता पार्टी के प्रति कहें, कि कहीं ना कहीं जनता के बीच में मुझे जो लगता है निराशा थी। मैंने कल ही आपके चैनल पर बैठकर जो है कुछ गांव जो ग्रामीण क्षेत्र थे उन पर जब कल हमने चर्चा की थी, तो उसपे जो कुछ गांव थे, चाहे वो रोहताड़ा की बात करूं, चाहे कपिलेश्वर की बात करूं, चाहे मैं आपसे खुशहाली की बात करूं, चाहे मैं आपसे माना खेत की बात करूं, ये वो ग्रामीण क्षेत्र हैं जिस ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने लगातार 2023 में जो है वहां की जनता ने, वहां के ग्रामीणों ने सड़क से लेकर नाली तक और वहां के जिला चाहे अस्पताल की बात हो, चाहे वो सामुदायिक केंद्र में डॉक्टरों की बात हो, केंद्रों में उनको लेकर प्रदर्शन किए हैं। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये उसी निराशा के परिप्रेक्ष्य में आज हमको देखने को मिल रहा है कि अब तक के चुनाव में सबसे कम प्रतिशत मतदान जो है वो बागेश्वर उपचुनाव में देखने को आपको मिल रहा है। और मैं ये तय कह सकता हूँ आपके चैनल पर बैठकर कि जिस तरीके से कांग्रेस ने वहां स्थानीय मुद्दों के साथ, वहां बनावटी मुद्दों के साथ नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तरह कि बनावटी मुद्दों को लेकर आपने जो है वहां मैदान में उतर गए, हमने स्थानीय मुद्दों के साथ वहां पर चुनाव लड़ने का काम किया, चाहे वो महिला डॉक्टरों की बात हो, चाहे वो डॉक्टरों की कमी को लेकर हो, चाहे वो सड़क को लेकर हो, चाहे वो आपका वहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो स्थानीय वहाँ के रोड नाली पानी के हैं, उनको लेकर के हो, उनको लेकर के हमने वहाँ चुनाव लड़ा, चाहे वो अग्निवीर योजना हो, चाहे महंगाई हो, चाहे उत्तराखंड में जिस तरीके से बेरोजगारों पर जो लाठियां चली हैं, उन लाठियों पर हो। और देखिए उसका एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से और कहना चाहता हूँ, क्योंकि भाजपा जिस तरीके से डरी और सहमी थी कि वहां पर बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष दूसरी तरफ कांग्रेस ने बसंत कुमार को टिकट दिया, जो पहले दूसरी पार्टियों में थे, और चुनाव की जो मतदान उनको मिलते थे वो उनका स्वयं का मतदान माना जाता है। पिछली बार भी हमारे समझ से 10,000 के ऊपर थे और उसके पिछली बार भी थे, तो कांग्रेस ये मान के चल रही है कि कांग्रेस का वोट प्लस बसंत का वोट जीतने के काफी है। भाजपा ये मान के चल रही है कि सिंपैथी का कुछ ना कुछ तो फायदा मिलेगा, तो दोनों जो जीतने की संभावना जता रहे हैं, उसमें किसका पलड़ा भारी आपको लगता है? देखिए भाई, अभी तक हम चिंता कर रहे थे कि बागेश्वर में चुनाव के जो मत प्रतिशत हैं वो कम लग रहे हैं। तो अगर आप देखें अगर आप पिछले चुनावों के भी वोटिंग परसेंटेज देखें तो इनके एवरेज 60% ही रहा है।
तो अब इन सालों में आप ये भी देखिए किस तरह से पलायन हुआ है। अगर उसकी भी आप कैलकुलेट करें तो मुझे लगता है ये अगर एंड तक ये 50-55-56% तक पहुंच जाएगा तो एवरेज उनका वही है जो वहां पर वोटिंग परसेंटेज थी। अब दूसरी बात आपने कहा देखिए इस चुनाव में भाई चंद्रनाथ दास जी जो थे बड़े अच्छे विधायक रहे हैं, बड़े सौम्य सरल तरीके के विधायक रहे हैं, बाद में मंत्री बने हैं। उनसे अप्रोच करना बड़ा आसान था, उनसे मिलना बड़ा आसान था और लोगों की 15 साल अगर कोई तीसरे टाइम का विधायक है तो उसकी गुडविल तो है, वहाँ क्षेत्र में उसने काम तो किया हुआ है। अब जो इस बार सिर्फ कांग्रेस ने यही इस बार बढ़िया किया है कि एक भारी व्यक्ति को लेके आए, जिसे कहते हैं ना उधार का सिंदूर लेके आने की कोशिश करी है कि बीजेपी से लड़ाई की जाए। और जहां तक मुझे लगता है इसका फायदा और नुकसान में थोड़ा सा हो सकता है। देखिए फायदा ये हो सकता है कि कुछ वोट वो ले आए, पर नुकसान ये होगा कि जो जमीनी कार्यकर्ता कांग्रेस का रहा है, जिससे झंडे डंडे का काम किया है, जिससे दरी बिछाई है, उन सबको आपने ठेका दिखा दिया है और आगे बाहर से कैंडिडेट ले आए हैं इस उम्मीद में कि वो शायद आपको ये सीट लिखवा दे। पर मुझे ये लगता है कि अगर आप स्थानीय नेता को चुनते या आपके स्थानीय कार्यकर्ता है जिन्होंने वर्षों देखिए पिछले 2 इलेक्शन से उन्होंने सिर्फ लड़ाई करी है तो बीजेपी को जितवाया है, कांग्रेस को हराया है। जो वहां जमीनी कार्यकर्ता था, जो उनसे लड़ाई कर रहा था, उनसे मुकाबला कर रहा था जगह जगह पे इशू बाय इशू, क्या वो इनके इस बार क्योंकि वो कांग्रेस की आ गए हैं, क्या वो उनके साथ तन मन से होता है, तन मन धन से लगता है, क्या उसी ऊर्जा के साथ किसी कांग्रेसी के लिए लड़ता, क्या उसी ऊर्जा के साथ लड़ा है, वो देखने का मौका है। जहां तक मुझे लगता है अभी भी आप आसानी से कह सकते हैं कि ये सीट बीजेपी के पाले में ही पड़ने वाली है। लगभग 60,000 मतदाता पहले बहुत कम विधानसभाओं में ऐसी है जहाँ पे महिला मतदाता और पुरुष मतदाता लगभग बराबर है। यहाँ पे 60,000 पुरुष मतदाता है, 58 महिला मतदाता है और 2000 के आसपास लगभग ये सर्विस वोटर है। तो जो महिलाओं की संख्या यहाँ बहुत है, मतलब लगभग बराबर है। तो नरेंद्र सिंह जी ये भी माना जाए कि यह राज्य महिलाओं के दम पे बना था, तो महिलाएं जिसको चाहेंगी उसकी सरकार मतलब वह प्रत्याशी जीतेगा। बिल्कुल देखिए महिलाओं को राजनीति में अपनी भूमि, अपनी जो रोल है वो मिलना चाहिए। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। आज तक यही हुआ है कि हमने चाहे हम वुमेन रिजर्वेशन की बात करते हैं पर वुमेन को रिजर्वेशन कभी दिया नहीं है। लेकिन मैं ये मान सकता हूँ कि स्वर्गीय चंद्रनाथ दास जी की जो धर्मपत्नी है उनको यहाँ का सिंपैथी वोट मिलेगा। और वैसे से बीजेपी की देखिए रुझान महिलाओं का अधिकांश समय बीजेपी के प्रति रुझान है और मुझे ये लगता है कि यहाँ से कांग्रेस को सीट निकाल पाना शायद थोड़ा कठिन है। चलिए विशाल गुप्ता जी, जितने वोट से कांग्रेस हारी थी उतना कहा जाता है कि जो कांग्रेस के आज के कैंडिडेट हैं बसंत कुमार कल जैसे मोहन जी कह रहे थे कि बसंत ऋतु की तरह कल खिलते हुए नजर आएंगे, चुनाव में जीत हासिल करेंगे, तो क्या ये माना जाए कि जो वह अपना वोट लेके आ रहे हैं और कांग्रेस का अपना वोट है, ये दोनों अगर मिल जाएगा तो भाजपा के लिए क्या मुसीबत बन सकते हैं? मैंने संजय जी कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं सर, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठनात्मक ढांचे के अनुसार चलती है, माइक्रो मैनेजमेंट के अनुसार चलती है, अपना कैडर्स के बात करती है और अपने विकास के एजेंडे पे काम करती है। अभी नरेंद्र जी ने कहा चंद्रनाथ दास जी इतने लंबे समय से अपने विधायकी के साथ क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं और मैं जब उनके साथ होता था पिछले समय पे तो मुझे बार कहते थे कि विशाल में इस बार हॉस्पिटल से एक बार भी चुनाव प्रचार में नहीं किया और जनता ने मुझे 18 से 19,000 वोटों से जिता दिया। ये याद नहीं है, ये उनके लिए एक कार्यों का उनको वो नहीं है, प्रोत्साहन नहीं है। आज जनता उनकी पार्वती की जो उनकी धर्मपत्नी है उनको आराध देने के लिए तैयार। ये प्रतिशत कम है ज्यादा इससे कोई मतलब नहीं है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे है, कांग्रेस पार्टी कह रही है मुद्दे, अरे इतने दिनों से मुद्दे याद नहीं आ रहे, आपको बाहर से व्यक्ति लाना पड़ा। विशाल जी अगर वोट परसेंट कम होता है तो सत्ता पक्ष के विपरीत माना जाता है सर जी, बाहर से व्यक्ति उठा के लाना पड़ा। क्यों? उन्होंने सोचा पहले अमेरिका से कोई लाया है, बाहर से अमेरिका से कोई लाया है विशाल भाई। अरे मैं कह रहा हूँ बाहर से क्या मतलब, आप ही डीएम की भाषा बोल रहे हैं, जैसे वहां ये पहुंचे पत्रकारों के लिए भाषा यूज कर रही थी। 14,001 बसपा
16,000 आप, अब कांग्रेस, और कांग्रेस के बाद पता नहीं कहाँ जाएगी। अभी तो मोहन भाई को भी नहीं पता कि कहाँ जाएगी वो, क्योंकि जनता सबक सिखाने वाली है, जनता मुद्दों पे बात करती है। मोदी सरकार के द्वारा आयुष्मान कार्ड देने वाले एक एक ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को मोदी, एक एक महिला को आवास की योजना से जोड़ने वाले मोदी, एक में जल का कनेक्शन देने वाले मोदी, आप बताइए ना कहाँ है? अरे भगवान के रूप में देखती है मोदी को, और मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसके पहले शब्द में भारत माता आती है, वो भारत के अनुयायी के रूप में काम करती है। आप कांग्रेस, आपका व्यक्ति कहता है सनातन धर्म तो डेंगू की तरह है। वाह, हिंदुस्तान में रहता है और धर्म की बात करता है और सनातन धर्म को गालियां देता है। जनता सब जानती है, जनता ने मत दिया है। आज 8 तारीख को पता चलेगा जनता ने किससे समर्थन में मत दिया है। ये जानकारी आपको अभाव है जानकारी का, अनेक ऐसी चीजें अभी भी धर्म नहीं। तो बागेश्वर का जिक्र करूं, पूनम देवी का जिक्र कर रहा हूं मैं। मन की बात में पूनम देवी का जिक्र किया मोदी जी ने। बागेश्वर की महिला, वो नर्सिंग स्टाफ की महिला अपने ऊपर थैला लेकर पूरे दूर तक अपने कोरोना के टीके लगाने पहुंच गई, और ये कह रहे कोरोना का टीका तो मोदी का टीका है। वाह, अरे जिस बच्ची ने उसको कोरोना के टीके से युक्त है, जिस बच्चे ने कोरोना में अपनी गुल्लक तोड़ के उस बच्चों की ऑक्सीजन नहीं दे पाए थे। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। विशाल भाई क्यों बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? तो 22 में आते, जिस बच्ची ने कोरोना में अपनी गुल्लक तोड़ के दी थी उसको ऑक्सीजन नहीं दे पाए थे आप। इंडिया के यूपी और मेरी बात में भी बता दीजिएगा, सनातन धर्म पे आपको क्या जरूरत है यूपी का नाम बदलने की? पार्टी हिल गई, आप परेशान नहीं हो गए? इंडिया, अरे आप परेशान नहीं हो गए नाम बदलने से? इंडिया, आप इंडिया से नफरत करते हो? इंडिया से नफरत नहीं करते, इंडिया से नफरत नहीं, क्योंकि आपकी राजनीति करने की जरूरत अंग्रेजों के वंशज हो, अंग्रेजों के वंशज हो, आपको आजादी से पहले इंडिया से नफरत है। 65 सालों से अरे इंडिया से नफरत है, जनता ने आपको अरे 47 से पहले से नफरत है आपको इंडिया से, क्योंकि इंडिया की बहुत सी जगह संतान हो। अरे इंडिया की बहुत से जगह संतान हो। अरे क्यों परेशान हो इंडिया से? आप अपने मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करो। विक्रम के सरोकार के काले करोगे, जनता उसको पूछेगी जो की बात करेगा, वो है काला साहब पास करता हूँ। काला साहब, अगर इतनी मजबूत स्थिति में आप थे, ऐसा गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर दिख रहा है, तो उसी गठबंधन की कई पार्टियां यहाँ से चुनाव लड़ी साहब, उसको क्यों नहीं रोक दिया आपने? सपा को क्यों नहीं रोक दिया? यूपीडी को क्यों नहीं रोक दिया? देखिए गठबंधन राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन है। अभी आप मुझे बताइए, मैं अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहेंगे, क्योंकि कल भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कुछ साथी कह रहे थे अरे घोसी में चुनाव हुआ, क्या घोसी में सारे गठबंधन के लोग प्रचार कर रहे थे क्या? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ भाई, आपने परिप्रेक्ष्य अभी तय नहीं हो पाया और राज्यों में किस तरीके से चुनाव प्रक्रिया में जाना है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का खेल है। और अभी मेरे भाई सनातन धर्म पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अरे यही उत्तराखंड के अंदर शंकराचार्य जी क्या सनातन धर्म से नहीं आते हैं? जगत गुरु शंकराचार्य कौन है? शंकराचार्य जी जरा मुझे बताइए, जिनका अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। सीता माता को टेस्टी टू बताने वाले, भगवान हनुमान जी को दलित बताने वाले, आज सनातन धर्म के अनुयायी बन रहे हैं। बड़े बड़ा तिलक लगाकर और बड़ी बड़ी बातें बनाकर आप क्या लोगों को गुमराह करने की बातें कर रहे हैं? अरे लोग अच्छी तरीके से जानते हैं आपके चाल चरित्र चेहरे को। और इंडिया से रही बात, इंडिया से तो नफरत आपके खून में है साहब। तभी तो इंडिया से बढ़ गया भैया, इंडिया से नफरत है। अरे इंडिया से तो आपके खून में नफरत है, क्योंकि आप तो जनता को बता रहे हैं, आप तो ऊपर ही कर रहे थे। अरे ऊपर ही कर रहे थे, ऊपर ही कर रहे थे, ऊपर ही करने का काम कर रहे थे। अरे ऊपर ही पेंशन लेने का काम कर रहे थे। अरे ऊपर ही करने का काम कर रहे थे। हमारे क्रांतिकारी साथियों की ऊपर ही करने का काम कर रहे थे। आप इसलिए आपको इंडिया से नफरत है। और आज इसलिए आप कहां तक नौबत आ गई? आप कहां तक नौबत आ गई? आज नौबत की इंडिया आज करना भारत की जरूरत है। अरे आप मुझे बताइए ना, आज भारत का नाम अरे भारत पाता निशा में जाना पड़ रहा है, बीच चलना तो बहुत ज्यादा पड़ रहा है आपको जानने के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। और इंडिया से नफरत आपके खून में है। ठीक है लौटता हूँ। नरेंद्र सिंह जी, कांग्रेस का आरोप है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर,
भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है कि वह आयातित जो प्रत्याशी उसको आयात किया, और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इन्हें जिस चीज का विरोध करती है, अरे इनके पास कार्यकर्ता होते तो ये रेखा आर्या जी को चुनाव लड़ाने का काम करते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता नहीं है? वो दुनिया जी को लड़ाने आप ही का प्रश्न ले रहा हूँ, सतपाल महाराज जी को लड़ाने का आप ही का प्रश्न ले रहा हूँ, आप ही का प्रश्न ले रहा हूँ नरेंद्र सिंह जी से। नरेंद्र सिंह जी, मोहन कान्हा जी का कल आरोप था और कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का विरोध करती है। प्रकाश पंत की पत्नी को लड़ाया गया, कपूर साहब की पत्नी को लड़ाया गया, और अब जाकर के चंदन रामदास की पत्नी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता नहीं है? कार्यकर्ता चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो जी, वो सिर्फ देवतुल्य है, बस वहां से ज्यादा उसकी कोई पोजीशन नहीं है। जब चुनाव लड़ने के लिए आता है, या तो पत्नी, बेटा, बेटी के इससे आगे ना बीजेपी ने या कांग्रेस ने सोचा है। देखिए, अगर आप किसी से जैसे अभी मैंने आपको पहले कहा था कि बसंत कुमार जी को इम्पोर्ट किया गया है, तो आप उसी तरह से बीजेपी की तो आधी कैबिनेट कांग्रेस की इम्पोर्ट की गई है। तो आजकल जो पार्टियों में ना तो कोई नैतिकता रह गई है, ना कोई समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी है। वो सिर्फ ये देख रही कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसके ऊपर दाव लगा रही है पार्टियां। और वो लोग सुबोध उनियाल जी बड़े अच्छे कैंडिडेट थे, वो इम्पोर्ट हुए, वो जीत गए। जैसे सतपाल महाराज जी थे, या जो भी जितने भी कांग्रेसी गए वहां पर आधी को, आज अगर आप देखें उत्तराखंड में तो आधी बीजेपी तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस मूल के जितने लोग थे वो तो वही है। देखिए, आज हिंदुस्तान के बीजेपी में दो खेमे। एक बीजेपी वो थी जो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ थी, जिसमें शहबाज हुसैन भी थे, जिसमें आपके सुषमा स्वराज भी थी, जिसमें आपकी उमा भारती भी थी, जिसमें आपके मुख्तार अब्बास नकवी भी थे, जिसमें एल.के. अडवाणी भी थे, जिसमें वेंकैया नायडू थे, और जिसमें नितिन गडकरी थे। आज के समय के साथ सारे के सारे लीडर अगर कोई उस समय का रह गया है बीजेपी का गवर्नमेंट में, तो एक रहेगा नितिन गडकरी और एक रहेगा राजनाथ सिंह। बाकी जितने पुराने बीजेपी वाले थे वो सारे के सारे डिस्क्लेयर कर दिए गए हैं, या सबको अग्निवीर बना दिया गया है। विशाल जी बहुत उन्होंने जो कहा है, एक लाइन बोल दूं बस, मैं आप ही की बात को आप ही वाला प्रश्न आप ले लीजिए विशाल जी। मैं एक लाइन बोल दूं। आज देखिए कौन है आपकी सत्ता में, इधर बैठा है ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी कांग्रेसी, यूपी में चाहे तो आज ज्यादा कांग्रेसी। बीजेपी आज सेंट्रल में, जिसे मैंने कहा था एक कांग्रेसी थी जो बीजेपी थी, और एक कांग्रेस है मोदी कांग्रेस, मोदी बीजेपी। बस तो मतलब ये माना जाए कि जो विपक्ष का पक्ष है, विपक्ष के द्वारा आयातित सारा पक्ष बन गया। विशाल जी, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी है। अभी नरेंद्र जी ने बहुत विषय लिए, ये सब हमारे आदरणीय है, मार्गदर्शक रहे हैं। वेंकैया नायडू जी का नाम भी लिया आपने, आज कहाँ है सर वो राष्ट्रपति बने, उसके बाद उनको राष्ट्रपति बनाएंगे आप लोगों को। सारी चीजें ये हमारे अधूरी मामले और आपने विषयों को तर्क दिया। हम उनके मार्गदर्शन के बाद समाप्त कर दिए पंडित दीनदयाल जी के विचारों के साथ, सिद्धांत के साथ पार्टी चला रहे हैं। 1951 का जनसंघ हो, 1925 का आरएसएस हो, या 1980 की भारतीय जनता पार्टी, सूरज उगेगा, कमल खिलेगा, इस भावनाओं के साथ हम काम करें। जो सिद्धांत हमारे 1925 में थे, उस सिद्धांत धारा 370 की बात कर रहे हो, 51 में जब श्यामा प्रसाद जी ने अपनी साधा रखी हो, पहले आर्टिकल की बात करी हो, 3 तलाक कानून की बात करी हो, कॉमन सिविल कोड की बात, सारे एजेंडे हम वो एजेंडे के साथ लेकर आ रहे हैं। इसमें कहीं भी फर्क नहीं है। हमारी विचारधारा है क्या, हमारा व्यक्ति प्रधान नहीं है, हमारा ध्वज प्रणाम है। ये विचारधाराओं की लड़ाई है। और भारत माता की जय जयकार के लिए राष्ट्रवाद पहला अंश है हमारा, लोकतंत्र दूसरा है, गांधीवादी दृष्टिकोण है, शोषण समाज है, सर्वधर्म सद्भाव है। ये पंच निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस पर काम करता है। जनता 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 भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये नहीं सोचता कि क्या है एजेंडा, केवल भारत माता है। प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की खुशहाली के लिए जो भी सही होगा, भारतीय जनता पार्टी का सदैव कार्यकर्ता तत्पर रहता है, खुद की संरचना के साथ। बूथ अध्यक्ष, पालक, बीर 2, 21 जनों की टीम, इनका काम है मैनेजमेंट है। ये तो हवा में मुद्दे, हवा में मुद्दे, हवा में मुद्दे। अरे झूठ झूठ झूठ, अरे सिलेंडर की बात कर रहा हूं,
सिलेंडर चलो आपने सिलेंडर का जिक्र करा 2014 से पहले गैस सिलेंडर की कीमत 414 आप बताइए ना 414 रुपए 2014 है 414 रुपए उस समय आपकी 414 रुपए और डिबेट कर रहा हूं आपसे और डिबेट कर रहा हूं आपसे अगर आप झूठे ना बात कर रहे हो और डिबेट कर रहा हूं यहां हमारे जी हमारे 2014 से पहले साबित करके 2000 लगाओ वो गाड़ी में लगाओ कर्नाटक से बजरंग बली जी ने गदा मारकर भगाया मेरे भाई, क्यों भूल जाते हो? हिमाचल से 98% हिंदुओं ने खदेड़ा आपको, 98% बहुमूल्य राज्य हिंदुओं ने खदेड़ा आपको। क्या भूल जाते हो? बनाना पड़ा, इंडिया बनाना पड़ा, क्यों बुलाया? बताइए इंडिया से नफरत क्यों लग रहा है? इंडिया से नफरत क्यों लगा? जब आप सारी जगह जीते हो, इंडिया से नफरत देखा आपको, इंडिया से नफरत क्यों है भाई? इंडिया को समर्थन करा, इंडिया से नफरत क्यों है? अरे इंडिया से नफरत क्यों है? मैं कह रहा हूं इंडिया से नफरत क्यों है? हमें नफरत नहीं है। आप बताओ आपको प्यार क्यों आया इंडिया का? अरे बात तक इंडिया का प्यार नहीं है। आज पहले क्या था? बताइए ना, 47 से पहले बताइए जब आपके प्यार नहीं आया, आज प्यार इंडिया के प्रति जब आपके पूर्वज मुगबरी कर रहे थे ना, हम तब भी प्यार करते थे इंडिया से। लेकिन जब आपके पूर्वज मुगबरी कर रहे थे अंग्रेजों की, हम जब भी प्यार करते थे इंडिया से। भैया हम जब भी प्यार करते थे, हम जब भी प्यार करते थे, हम जब भी प्यार करते थे। अरे 7 रुपए लगाने के लिए मना करा, अरे 7 रुपए पेंशन आती थी, पेंशन 7 रुपए क्यों भूल जाते हो? अरे 7 रुपए पेंशन आती थी, दुनिया जानती है, दुनिया जानती है, अरे दुनिया जानती है आपको, आपके चरित्र को। 200 रुपए गैस पे छूट तो दिया ना आप 414 से और सीधा 1200 पे ले जा लीजिए और फिर 200 रुपए छूट कर दीजिए। ऐसे बड़े बड़े इतिहासकार तो 2014 से पहले पार्टी में आज याद आ रहा है 2013 बहुत फर्क ही नहीं है। प्रॉपर्टी जो 5 लाख की थी वो 1 करोड़ की हो गई, उसका कहीं फर्क नहीं आया। सिलेंडर की बात करने लगे, अरे भैया 350 रुपए में सिलेंडर दे रहे थे, 600 रुपए की सब्सिडी श्रीवास्तव जी आप बताइए ना। 350 रुपए का सपने दिखाकर 1200 में लिया है, 350 के सपने दिखाए थे। 35 रुपए पेट्रोल के सपने भी दिखाए थे। आज जरा पेट्रोल के रेट क्या है जरा बता दीजिए, 35 रुपए मिल रहा है क्या पेट्रोल? एथनॉल की गाड़ी आ रही है, बैटरी की गाड़ी आ रही है, बैटरी की गाड़ी अरे नागपुर में दे रहे, नागपुर में दे रहे, अरे नागपुर में दे रहे भाई, नागपुर में दे रहे भाई। दिने हम लौटते हैं नरेंद्र सिंह जी। सर ये जो पेट्रोल का खेल है, जिस तरह से उन्होंने 200 रुपए गैस में, पेट्रोल पे भी सुनने में आ रहा है कि घटाने जा रहे हैं, तो क्या अभी ये चुनाव खत्म हुए देखिए दूने रेट में बढ़ जाएंगे। आज परिस्थितियां ऐसी हैं, जब उनके पास रिसोर्स बढ़े हैं तो इसलिए घटाया जा रहा है या चुनावी एजेंडा था? संजय भाई ऐसा है कि पिछले 10 सालों से जिस तरह से गैस और पेट्रोल की रेट बढ़े हैं, उससे भारत सरकार ने एक बहुत तगड़ा बैंक बना लिया है। देखिए अभी जब गैस की बात आ रही थी, जब आज गैस इसकी जो रॉ मटेरियल आता है सऊदी से आता है, और जो इसकी जो वैल्यू थी वो करीब ये थी करीब 50 से 60 डॉलर। इन्होंने जानबूझ के सरकार ने राष्ट्रवाद के नाम पे लोगों के ऊपर इतना कष्ट डाला है, इतना रेट बढ़ाए हैं कि लोगों ने किसी ना देखिए सबसे पहले बात सब्सिडी छोड़ो, जो सब्सिडी छोड़ना चाहता है सब्सिडी छोड़िए, जिसने छोड़ी उसने सब्सिडी छोड़ दी, जिसने नहीं छोड़ी उसकी सब्सिडी फिर कटा दी। कहा 415 रुपए पेट्रोल। सर इन्होंने भी तो छोड़ी, सारे नेताओं ने तो छोड़ी, अकेले सब्सिडी के लिए विपक्ष छोड़ा, पूरा देश छोड़ा, अपने नेताओं से पहले छुड़वाए। नहीं, आपने पूरे देश से आह्वान किया कि सब्सिडी छोड़िए, पूरे देश से सब्सिडी छोड़िए। आपने पेट्रोल के दाम कहाँ 50-60 रुपए हुआ करते थे, उसे खींच के ले गए आप 100 के पार।
इस इतना अभी जो रशिया में क्राइसिस हुआ यूक्रेन वॉर में, इतना सस्ता पेट्रोल मिला है देश में, इन्होंने यहाँ से रिफाइन करके यूरोप भेजा और वहां उस पर पैसे कमाए। 12 से 30 से 40 हजार करोड़ रुपए इन्होंने सिर्फ इन दिनों कमाए हैं। और सर आज के रिसोर्स तो बनाने पड़ेंगे ना। अरे साहब आप बनाइए ना। आप जनता आप जब कहते हो कि ये मार्केट प्राइस है, ठीक है, मार्केट डिक्टेट करता है, ठीक है, तो जब इंटरनेशनल में क्रूड प्राइस कम हुआ तो आपने पेट्रोल के दाम क्यों नहीं कम किए? जब इंटरनेशनल एलपीजी के दाम कम हुआ तो आपने तब क्यों नहीं कम किए? पीछे हरदीपुरी जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर है, उनका कहना था जब बड़े भाव तो कहने लगे कि हम मार्केट के रिवर है इसलिए भाव बढ़े हैं। आप कह रहे हैं कि रक्षाबंधन में मोदी जी ने अपनी बहनों को दिया है, तो 9 साल से बहनें नहीं थी क्या मोदी जी की? ये आज ये चुनाव जब आया है और जब लग रहा है कि इंडिया का जो गठबंधन है इनको सीरियसली चोट पहुंचा सकता है, इसलिए गैस के दाम कम है। अभी दिवाली आ जाने दीजिए, दिवाली में पेट्रोल के दाम भी कम होंगे, 10-20 रुपए पेट्रोल में भी कम होंगे। चुनाव आने से पहले हर चीजों में दाम कम होंगे ताकि हम स्थिति थोड़ी मजबूत कर सके। विशाल भाई, ये तो भाई एक समीक्षक के रूप में, एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जो नरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, अगर ये सत्य है, कुछ परसेंट भी माना जाए कि चुनाव में मद्देनजर आपने गैस का दाम कम किया, आने वाले समय में हो सकता है पेट्रोल का भी कम करें, तो ये क्या, इसको क्या माना जाए कि जो मतदाता है उसको आप लोग वोटर की ढंग से केवल मतदान के मद्देनजर ही देखते हैं? जी 1947 से अब तक का सफर जी, वोटों की राजनीति करती भारतीय जनता पार्टी तो 3 सांसदों से 303 नहीं होती जी। एक पार्टी कांग्रेस पार्टी थी जिन्होंने राजनीति करते करते, तुष्टीकरण की राजनीति करते करते देश को नर्क बना दिया। अच्छा, आज आप गैस की और पेट्रोल की बात करते हैं जी। गरीब को समर्पित सरकार 2014 में मोदी जी ने माथा टेका था सदन के अंदर, उस दिन कहा था कि गरीब को समर्पित, हर बुजुर्ग को दवाई, हर महिला को सम्मान, हर बच्चे को पढ़ाई, हर युवा को कमाई। इन 4 विचारधारा पे काम किया। 10 करोड़ कनेक्शन उज्ज्वला के माध्यम से गरीब के घर तक पहुंचाने का काम है। उसको बीमारी से दूर करना, उसको गैस देकर उसको सुविधा देना। अरे हमारे उन्होंने अपील करी देश की जनता से, उसमें 140 करोड़ लोग, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, भाजपा ये नहीं है, जन है जन के काम मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के उत्थान और विकास की बात कर रहे हैं। हम सब्सिडी छोड़ते जाओ, हम 70 में हम सबने सब्सिडी छोड़ी। अभी भी भाई नरेंद्र जी कह रहे थे किसी ने छोड़ी किसी ने नहीं छोड़ी, ये नहीं है, ये नहीं है, ये गलत जा रहे हैं। वो वारंटी ऐसा नहीं है, शुरू में वारंटी था, ऐसा नहीं है, छोड़ सकते हैं बात नहीं, कोई नहीं, शुरू में वारंटी सब्सिडी छोड़ी है। आज की तारीख में जो इनके आय की सिस्टम सही है, स्रोत सही है, जिनका इनकम टैक्स का रिकॉर्ड सही है, उन्होंने सबसे सब्सिडी गवर्नमेंट को दे दी है। और आज वो जो हमारी सब्सिडी जो पेमेंट आई है उसमें 10 करोड़ उज्ज्वला के कनेक्शन दिए, 75 लाख और देने की मांग करी। आवास बन रहे गरीबों के। अरे विकास इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ेगा? जन मूलभूत सुविधा कैसे जुटाई जाएगी? बोलना, भ्रष्टाचार करना, आवाज बढ़ाना। अरे भ्रष्टाचार का आरोप लगाना है ना, पैसा मोदी की जेब में गया क्या? जो बचा मोदी ने अपने जेब में रख लिया, लगाओ ना, भ्रष्टाचार कराओ, पता चल जाएगा आपको। कौन कह रहा है ये बात? लगाओ, कौन मना करता है? करो प्रोटेस्ट कि मोदी ने भ्रष्टाचार कर दिया, अपने घर में दे दिया, अपने भाई को दे दिया, अपनी बीवी को दे दिया, अपनी बहन को दे दिया, बोलना है बात। अरे आपकी मम्मी तो अपने आप बिना काम के अरबपति बन गई। वो कैसे बन गई? राम बाबा कुछ भी नहीं करता, वो अरबपति है, कैसे बन गया? यार देखिए, 35 साल भीख मांगने वाला भारतीय जनता पार्टी के जिनको ये पिता मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो कहते हैं कि मैंने 35 साल भीख मांगी है, 8,000 करोड़ के प्लेन में घूमते हैं, ये तो विचार गुप्ता जी कर सकते हैं फकीर के साथ। और रही बात, आपने उज्ज्वला की बात करी, आपने 10 करोड़ उज्ज्वलाओं की बात करी। मेरे साथ यहाँ राजनीतिक विश्लेषण बैठे, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो वो मेरी बात को यहाँ सच और झूठ बताएंगे, और आप ही जानकार हैं। अरे 9 करोड़ लोगों ने रिफिल निकला ही है, 9 करोड़ लोगों ने, मेरे साथ चलो मोहन जी, 9 करोड़ लोगों ने मेरे साथ चलो, 9 करोड़ लोगों ने रहूंगा उज्ज्वला का एक घर में। आप की बात को बताइए, मेरे साथ चलना कल इंदिरा नगर में सच्चाई नहीं, सच्चाई को राजा बात कर रहा हूं, बात कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं। बोलिए और सुनिए, लोगों को गुमराह ना कीजिए। कोरोना की महामारी, ये कलावती नहीं है, कलावती तो गैस का सिलेंडर भी देती है। अरे कलावती तो गैस का सिलेंडर आवाज भी, अरे कलावती, अरे खाना खाने जा रहे हैं, अरे कलावती तो
आनी चाहिए। खुद आकर बाहर निकलकर स्टेटमेंट दिया कि मेरे परिवार को स्टैंड करने में राहुल गांधी जी का हाथ है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलते हुए। और कोरोना में किस तरीके से लोगों ने ऑक्सीजन के लिए दर-दर भटके, किसी ने अपनी बच्ची को खोते हुए देखा, किसी ने अपनी माँ को, किसी ने अपने भाई को, किसी ने अपने पिता को, और ऑक्सीजन के नाम पर। और सुनिए, आप बताइए, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का प्लांट है और मोदी सरकार है, सारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का प्लांट लग गया। अरे भैया क्या बता रहे हो? डेंगू से जनता देख रही है, अरे जनता देख रही है आपको, कितना गुमराह कर रहे हो जनता को। ये मत ने बता दिया, प्रतिशत ने भारतीय जनता पार्टी को बाहर खदेड़ने का रास्ता दिखाई नहीं। मध्य प्रदेश की तरह, राजस्थान की तरह, हिमाचल की तरह, कर्नाटक की तरह, यहाँ से भी, बागेश्वर से भी। अगर आपने, मैं आपकी अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। पालनाथ बाबा के आशीर्वाद से बागेश्वर की धरती पर बसंत खिलेगा, ये तय है। चले और मैं हम कह रहे हैं आपकी धरती पर महापार्वती का वास होगा। हम कह रहे हैं आपकी धरती पर महापार्वती का वास होगा। महापार्वती की राज करेगी हिमाचल का। ये हमारी पार्वती आ रही है, हिमाचल पार्वती आ रही है। हिमाचल की तर्ज पर और कर्नाटक की तर्ज पर एक बार फिर इनको जवाब मिलेगा। चलिए ठीक है, मोहन काला जी को जवाब मिलेगा। अंतिम प्रश्न मैं नरेंद्र सिंह जी से लूंगा। नरेंद्र सिंह जी, जिस तरह से इस डिबेट को हमने खोला था और हमने एक चर्चा शुरू की थी कि क्या लोकसभा के पहले ये बागेश्वर का चुनाव उत्तराखंड के लिए सेमीफाइनल के रूप में, अपना अंतिम कमेंट आपसे। नहीं, मैं इसे लोकसभा के चुनाव से नहीं जोड़ के देखता हूँ सर। मैं इसे एक सिर्फ उपचुनाव की तरह देखता हूँ। और इस उपचुनाव में जिस तरह से वोटिंग की परसेंटेज, देखिए बीजेपी और कांग्रेस ने बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ी है। और खासकर कांग्रेस को इस बार आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने बड़े जोरदार तरीके से एक कैंडिडेट खड़ा किया है और पूरी कांग्रेस उसके साथ एक टीम की तरह रही है। जिस तरह से पिछले चुनाव में 64 का चुनाव रहा या चंपावत का चुनाव रहा, जहां पर कैंडिडेट को राम भरोसे छोड़ के निकल गए थे, इस चुनाव में ये सब अच्छी तरह से लड़े हैं। परंतु मैं आज भी कहता हूं कि वापस फिर से कि इस चुनाव में बीजेपी का पलड़ा अभी भी भारी है। धन्यवाद नरेंद्र सिंह जी, धन्यवाद विशाल गुप्ता जी, और धन्यवाद मोहन काला जी। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा है और दोनों ने चुनाव जीतने के लिए, एक पार्टी ने विधायक, जो दिवंगत विधायक थे, उनके परिजन को, उनकी पत्नी को टिकट दिया, दूसरे ने ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया जिन्होंने पिछले चुनाव में अपने बल पे 10,000 से ऊपर मत पाया था। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये जो चुनाव है, आज जो चुनाव हुआ है, परिणाम आने के बाद क्या सही में इसे लोकसभा के पहले के सेमीफाइनल के रूप में देखा जाएगा? और अगर देखा जाएगा तो क्या ये माना जाए कि उत्तराखंड आने वाले समय में इतिहास लिखने जा रहा है? और अगर ऐसा है तो वह दिन दूर नहीं जब लोकसभा, यहाँ पे 5 सीट ही लोकसभा की है, लेकिन महत्वपूर्ण रोल में होगी। धन्यवाद।